Very good morning to all of you. I am Gurpreet Singh from Study Khazana, back with a new lecture of complex number. पहले 3 लेक्चर्स में बेटा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कैसे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, मॉडुलस और कॉन्जुगेट पे बेस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था बेटा स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और पोलर फॉर्म। आज लास्ट लेक्चर है बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज, एक तो मिसलेनियस क्वेश्चन जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं जी। सेकंड, आज एक मैं छोटा सा टॉपिक और टच करूंगा बेटा, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक नया चैप्टर है? नहीं बेटा, ये एक्चुअल में है तो 10th के बेसिस पे ही, लेकिन इसका कुछ पार्ट अगर आप एनसीईआरटी में ऑब्जर्व करो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ही एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टच की हुई है। कुछ पार्ट इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से डिपेंडेंट है जी। किस फॉर्म में डिपेंडेंट है? आपने अभी तक ये ऑब्जर्व किया था बेटा, कभी भी रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती थी तो हम उसको 10th क्लास में रिजेक्ट करके क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स, या सिर्फ नो रूट्स ही लिख देते थे। अब हम वो नहीं करेंगे बेटा, कभी भी रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम उसको बेटा आयोटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आज वाले लेक्चर में पहले हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फिर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से है। क्या है जी क्वेश्चन? लिखो जरा। क्वेश्चन है बेटा, इफ x plus iota y whole raised to the power 1/3 is equal to a plus ib, then what you need to do is you need to show that x upon a plus y by b is equal to 4 brackets at a square minus b square. I repeat, x plus iota y whole raised to the power 1/3 is equal to a plus ib. Then show that x upon a plus y by b is equal to 4 bracket में बेटा a square minus b square। यही सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में, जैसे मैंने आपको क्यूब रूट में लेके दिखाया क्वेश्चन, वो क्यूब में दिया हुआ है। दैट इज वन एंड द सेम थिंग। पैटर्न क्लियर है जी? अगर क्वेश्चन क्यूब में दिया हो तो डायरेक्टली ओपन द क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। लेकिन अगर क्वेश्चन रचे क्यूब रूट में दिया हो तो पहले आपने उसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। दैट मींस अगर मैं क्वेश्चन प्रोसीड करूं जी, मेरे पास क्वेश्चन था x plus iy whole raised to the power 1/3 is equal to a plus ib, taking cube on both sides, जैसे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं बेटा, ऐसे ही दोनों साइड क्यूब कर दिया जी। जब मैंने क्यूब किया तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब रूट था। जैसे ही मैंने क्यूब रूट का क्यूब किया, 3 से 3 कट जाएगा बेटा, वैल्यू रह गई x प्लस आई वाई। राइट हैंड साइड पे क्या लग गया बेटा? a प्लस आई बी का होल क्यूब। कॉन्सेप्ट क्लियर? जरा स्टेप चेक करना बेटा। x प्लस आई वाई a प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं जी आपके लिए। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है बेटा? सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जी मेरे पास आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब की। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%।
स्टेप चेक करो जी। जैसे ही मैंने इसको सिंप्लीफाई किया मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? स्टेप चेक करो बेटा। ए क्यूब, आई क्यूब की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है जी। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती थी? आई क्यूब की वैल्यू होती थी जी हमारे पास माइनस आयोटा, और आई स्क्वायर क्या होता था बेटा? आई स्क्वायर होता था जी -1। जैसे ही हमने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आई क्यूब आ गया जी माइनस आयोटा, तो माइनस आई बी क्यूब, जरा स्टेप चेक करना बेटा, प्लस 3a² बी आयोटा, जरा स्टेप चेक करना बेटा, ये आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास? -1। तो -3ab²। माइनस कहां से आया बेटा? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कर दी। अब मैंने राइट हैंड साइड पे देखा बेटा, दो रियल पार्ट्स आ रहे थे, मैंने उनको क्लब करके लिख दिया। क्लियर है जी? दो ही मेरे इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे थे बेटा, उनको भी क्लब करके लिख दिया। पॉजिटिव वैल्यू बाय डिफॉल्ट पहले लिख ली। इक्वेशन आ गई जी मेरे पास। अब मैं लिख सकता हूं जी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने कंपेयर किया बेटा, मैं कह सकता हूं जी रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। जैसे ही मैंने रियल पार्ट को रियल के साथ कंपेयर किया, मेरी एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा ए क्यूब -3ab²। एक्स की वैल्यू आ गई बेटे मेरे ए क्यूब -3ab²। जरा स्टेप चेक कर लो जी। एक्स की वैल्यू क्या थी? ए क्यूब -3ab²। ये लिख दीजिए एक्स की वैल्यू। ऐसे ही वाई चेक करो बेटा, वाई की वैल्यू आ रही है मेरी 3a² बी क्यूब। वाई की वैल्यू आ रही है बेटा 3a² बी क्यूब। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टेप चेक करो जी। हमने देखा बेटा फर्स्ट इक्वेशन में से हमारे पास a कॉमन आ रहा है राइट हैंड साइड पे, वैल्यू आ गई बेटा a² -3b²। a को मैंने शिफ्ट कर दिया बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, वैल्यू आ गई बेटा x/a = a² -3b²। जरा स्टेप चेक करना जी। y = b 3a² -b²। b नीचे शिफ्ट कर दिया बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई बचे y/b = 3a² -b²। दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। फर्स्ट इक्वेशन जिसमें मेरे पास x/a की वैल्यू आ रही है बेटा, सेकंड इक्वेशन जिसमें मेरे पास y/b की वैल्यू आ रही है। अब मैंने अपना प्रूफ देखा, मेरे को प्रूफ में x/a और y/b चाहिए था बेटा। दैट मींस प्लस में वैल्यू आ रही थी, इनडायरेक्टली स्पीकिंग दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। जब मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया बेटा, स्टेटमेंट लिखिए एडिंग 1 and 2। जैसे मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा
x बाय ए प्लस y बाय बी। x बाय ए की वैल्यू थी बेटा ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस y बाय बी की वैल्यू थी बेटा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? जैसे ही ऐड किया बेटा a के साथ a वाली टर्म्स कंबाइन हो गई, 4a स्क्वायर, b के साथ b वाली टर्म्स कंबाइन हो गई, 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो बेटा, फाइनल आंसर आ गया जी मेरे पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था बेटा x बाय ए प्लस y बाय बी। ध्यान से देखो जी, ये इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी बेटा। x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट्स एट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? आउट जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यूब रूट में दिया हो या क्यूब में दिया हो, सबसे पहला काम आपने उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करके आपकी दो इक्वेशंस आ जाएंगी बेटा। दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई अकॉर्डिंग टू द प्रूफ करना है जी। एक नए क्वेश्चन पे आ रहा हूं बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है जी, इफ a प्लस आई बी is equal to c plus I upon c minus I, where c is real prove that दो पार्ट्स हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में शो करना है जी आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड पार्ट में शो करना है बेटा बी बाय ए इज इक्वल टू 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। दो पार्ट्स आ रहे हैं जी मेरे पास। फर्स्ट पार्ट में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड पार्ट में आ रहा है बेटा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर? जरा स्टेप चेक करना बेटा। जब हमने स्टेप चेक किया, हमने देखा जी हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिनोमिनेटर में आई की टर्म्स में दे रखा है। इसका मतलब मेरा सबसे पहला प्रिलिमिनरी टारगेट क्या हो गया जी? मेरा सबसे पहला प्रिलिमिनरी टारगेट हो गया कि इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाया जाए बेटा। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ गया जी? c प्लस आयोटा, c प्लस आयोटा मल्टीप्लाई किया जी। ऊपर तो बन गया बेटा c प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया जी, ये वैल्यू आ गई। अपॉन में आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 पुट की। जैसे ही आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस माइनस प्लस हो गया जी। डिनोमिनेटर में आ गया बेटा सी स्क्वायर प्लस 1। स्टेप चेक करो जी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा था a प्लस आई बी। इसको अब मैंने सिंप्लीफाई किया जी, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा a प्लस आई बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू आयोटा। स्टेप चेक करो जी, मैंने किया क्या? मैंने न्यूमरेटर को स्प्लिट करके रियल पार्ट तो अलग कर दिया बेटा, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? 100%? एक बार स्टेप देख लो बेटा। जैसे ही हमने स्टेप चेक किया, हमने देखा जी डिनोमिनेटर में आई की टर्म्स में आ रही थी वैल्यू। हमने सबसे पहले उसको रैशनलाइज किया।
रैशनलाइज करके दो पार्ट्स में आ गया जी, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। स्टेप चेक कर लो जी। अब हमने क्या किया बेटा, दोनों साइड्स कंपेयर कर दिया जी। जब हमने दोनों साइड कंपेयर किया तो हमने देखा हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, हमारे पास वैल्यू आ रही थी बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा रियल पार्ट ए था, जब मैंने इसको कंपेयर किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। सिमिलरली बेटा मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है, 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। अब मैंने देखा जी मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, किस किस की, एक तो ए की, दूसरा बी की। दो पार्ट्स में मेरे को सॉल्यूशन चाहिए था बेटा। फर्स्ट पार्ट कहता था जी प्रूव करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे ही मैंने फर्स्ट पार्ट चेक किया, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली बेटा। ये था जी मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गई जी मेरे पास वैल्यू। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, डिनोमिनेटर तो दोनों का ही सेम था जी, एलसीएम सेम आ गया, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा स्टेप चेक करो, न्यूमरेटर में मैंने सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा प्लस 2c का होल स्क्वायर लिख दिया बेटा। फंडा क्लियर? जरा स्टेप चेक करो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही स्टेप चेक करो बेटा, 4c स्क्वायर ध्यान से देखो जी, मेरे पास न्यूमरेटर में बच गया c4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर। ऐसी अगर मैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा c4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे पास कंप्लीट वैल्यू कैंसिल आउट हो गई और क्या बच गया जी मेरे पास वैल्यू बच गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टेप क्लियर है जी? एक बार जल्दी से चेक करो जी। कंपेयर किया बेटा मैंने, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, स्क्वायरिंग करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा। चेक करो जरा, जब हमने स्क्वायरिंग करके ऐड किया हमने देखा सेम टर्म आ रही है एलसीएम में, सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर लिया बेटा। अब हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा दिया जी। स्टेप्स क्लियर है? चेक करो जी, जब हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया हमारे पास लास्ट वैल्यू आ रही थी c4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू आ रही थी, कैंसिल आउट होके 1 आ गया। ये तो था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या शो करना था, ध्यान से देखो, b बाई ए शो करना था 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। अब हमने कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। a की वैल्यू आ रही थी हमारे पास चेक कर लो जी, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू आ रही थी बेटा 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1।
हमें शो क्या करना है बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है b बाई ए की। तो जैसी हम b बाई ए की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू थी 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू थी बेटा सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने देखा जी सी स्क्वायर प्लस 1 से जो डिनोमिनेटर था वो कैंसिल आउट हो रहा है, सी स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास बाकी की क्या वैल्यू बच गई बेटा, हमारे पास वैल्यू बच गई जी 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। तो सेकेंड पार्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि b बाई ए क्या है बेटा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। यही प्रूव करना था बेटा। जल्दी से स्टेप चेक कर लो जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी। ए और बी फाइंड आउट किया, जैसी वैल्यू फाइंड आउट की उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया बेटा। आओ जी, वी मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बड़ी अच्छी टाइप है बेटा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कहेगा जी शो दैट द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z satisfying the equation दे रखी है जी मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 अपॉन z प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इज अ सर्कल। अब पहले तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, जरा ध्यान से टेक्निक और ट्रिक समझना। मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक समझाने जा रहा हूं बेटा जो कंपटीशन में आपकी बहुत हेल्प करेगी। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन मॉडुलस में आ जाए और z कहा गया हो लोकस को, आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। पहली टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा जी, जिसमें प्रूव करना होगा कि इक्वेशन लाइन की है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आएगा जी जिसमें प्रूफ करना होगा ये इक्वेशन सर्कल की है। आपको देखते सारी क्लिक कर जाना चाहिए कि इक्वेशन कौन सी है बिना सॉल्व करे। टेक्निक क्या कहती है बेटा, टेक्निक कहती है अगर राइट हैंड साइड पे 1 दिया हुआ है तो वो इक्वेशन हमेशा लाइन की होगी। सर कंफर्म्ड कॉल है? हां जी बिल्कुल बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी राइट हैंड साइड पे 1 आ जाए तो वो इक्वेशन किसकी होगी, लाइन की। 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए बेटा, चाहे वो 2 आ जाए, 3 आ जाए और एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1, वो इक्वेशन हमेशा सर्कल की होगी। क्लियर है जी 100%। अब स्टेप चेक करें जरा। z उसने कहा जी शो दैट द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लोकस का मीनिंग ही नहीं पता। लोकस क्या है, बेसिकली एक सेट ऑफ पॉइंट है जो x, y में हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कर्व। दैट कर्व कुड बी लाइन, दैट कर्व कुड बी सर्कल, दैट कर्व कुड बी एलिप्स, पैराबोलास, हाइपरबोलास। सर ये क्या क्या होते हैं बेटा, ये भी हमारे टॉपिक में ही कंसर्न फॉर्मेट में है। कॉनिक सेक्शन टॉपिक वाले लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब चीजें क्या होती हैं जी। अभी हम बात कर रहे हैं लोकस की। लोकस आपने लेमन लैंग्वेज में क्या ध्यान रखना है, इट इज अ सेट ऑफ अ पॉइंट विच इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर इक्वेशन। इन लेमन लैंग्वेज आपने जैसे ही क्वेश्चन में देखा जी z गिवन है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने क्या लेट करना है जी, जनरल फॉर्म z की लेट कर लेनी है। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। जैसे ही मैंने z को x प्लस आई वाई लिया, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको
सिंप्लीफाई कर लेंगे जी। जरा स्टेप चेक करें बेटा। ये था जी मेरे पास क्वेश्चन। अब आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर ध्यान से देखा हो बेटा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर दोनों में हमने ये चीजें डिस्कस की थी। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता था? अगर मैं कहूं z इज इक्वल टू a प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी ले लेते हैं, a प्लस आई बी, तो मॉड z का फॉर्मूला होता था बेटा हमारे पास अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये था जी मेरे पास मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला। क्लियर है जी? इसी को अब हम यूज कर रहे हैं किसमें? अपने क्वेश्चन में। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, रियल पार्ट अलग कर लिया बेटा, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। जरा स्टेप चेक करें जी। जैसे ही मैंने मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया, मैं क्वेश्चन को लिख सकता हूं जी, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट चल रहा था बेटा मेरे पास x माइनस 3 और इमेजिनरी पार्ट था बेटा मेरे पास y। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें जी। ऐसे ही प्रीवियस वाला चेक करो बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इज इक्वल टू 2 एज इट इज दिया हुआ था जी। फंडा क्लियर है बेटा? 100%। अब आपने देखा जी क्वेश्चन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट में आ गया, तो हमने क्या किया बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। जैसे ही स्क्वायरिंग कीजिए रूट हट गया बेटा, साथ ही साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है बेटा, उसको भी डायरेक्टली ओपन कर रहा हूं। जब ओपन किया वैल्यू आ गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं बेटा, 2 का स्क्वायर 4, नीचे वाला ओपन अप कर रहा हूं बेटा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? जरा स्टेप चेक करें। वैल्यू आ गई जी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9। राइट हैंड साइड मैंने ओपन अप की बेटा, मेरे पास वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर 24x प्लस 36। लेफ्ट हैंड साइड की पूरी टर्म्स को उठा के मैं राइट हैंड साइड पे ले गया बेटा और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जब मैंने सिंप्लीफाई किया मेरे पास वैल्यू आ रही है जी 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। सिमिलरली बेटा y स्क्वायर उधर ले गया, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 6x बेटा राइट हैंड साइड पे ले आया, माइनस 6x एड ऑन होके प्लस 6x हो गया, 24 प्लस 6 30x, 36 माइनस 9 उस साइड शिफ्ट कर दिया बेटा, प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब हमने देखा जी जो हमारी इक्वेशन है उसमें पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने पूरी इक्वेशन में से 3 कॉमन लेके डिवाइड करके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया बेटा। वैल्यू आ गई जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x
plus 9 is equal to 0. This is the equation of a circle. याद रखना जी, सर्कल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास. आप सर्कल वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे. मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख भी रहा हूं बेटा आपके लिए, ताकि आपको ध्यान रहे. स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. क्लियर है जी? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. क्लियर है बेटा? 100%. जरा स्टेप चेक करो जी. अब हमने देखा हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x. सर y की तो टर्म नहीं है बेटा, उसका कोफिशिएंट 0 होगा, प्लस c की फॉर्म में आ रही है. क्लियर है जी? नीचे स्टेटमेंट में लिख देंगे जी, which is the equation of a circle. तो अभी तक हमने कोई ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं देखा था जो लोकस की फॉर्म में दिया हो. ये मैंने एक्स्ट्रा बुक में, ई बुक में भी डाला हुआ है बेटा. क्वेश्चन क्या था जी, एक बार दोबारा देख लेते हैं. क्वेश्चन था, शो दैट द लोकस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z सैटिस्फाइंग द इक्वेशन. अब हमने जैसे ही इक्वेशन देखी इज इक्वल टू 2, आपको ट्रिक याद आ जानी चाहिए जी. अगर इज इक्वल टू में 1 है तो वो इक्वेशन किसकी आएगी? हमेशा लाइन की आएगी बेटा. लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो वो इक्वेशन किसकी आएगी बेटा? वो इक्वेशन रजे सर्कल की आएगी. फंडा क्लियर है जी? स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को? z को x प्लस आई वाई ले लिया बेटा, रियल पार्ट अलग कर दिए, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिए. उसके बाद मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. जैसे हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके सिंप्लीफाई किया, तो हमने देखा जी हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही है किसकी? सर्कल की. क्लियर है जी? 100%. आउट, शाबाश. आई मूव ऑन टू अ न्यू क्वेश्चन. ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी. किस फॉर्म में है? ये भी यूनिक क्वेश्चन है. देखो जरा ध्यान से. इफ z is equal to 2 minus 3 iota, then show that इक्वेशन दे रखी है जी z स्क्वायर minus 4z plus 13 is equal to 0. Hence find the value of, एक इक्वेशन दे रखी है बेटा z4, सॉरी इक्वेशन है जी 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169. क्लियर है जी कॉन्सेप्ट? 100%. जरा स्टेप चेक करें जी, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है. z आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे है. सबसे पहले तो इनिशियल इक्वेशन कहते हैं जी, सॉल्व करके दिखाओ. z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0. क्लियर है जी? अब हमने गिवन इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को स्टार्ट किया. z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा. क्लियर है जी कॉन्सेप्ट? अब आपने क्या ध्यान देना है बेटा, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें z की वैल्यू पुट नहीं करनी. ये एक बेसिक गलती है जो बहुत सारे बच्चे कॉमनली कर देते हैं. आपने देखा जी, आपको शो करना था z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0. z की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी बेटा, आपने कोशिश करनी है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसी को रिजॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके z की वैल्यू आ जाए पूरी इक्वेशन की टर्म्स में. हमने देखा जी z माइनस 2 को हम माइनस 3 आयोटा लिख सकते हैं बेटा. अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं
मेरे पास वैल्यू आ गई जी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव 3 का स्क्वायर बेटा 9 आई का स्क्वायर रजे आई स्क्वायर। अब मेरे पास आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 तो ये -9 हो गया जी। -9 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया डायरेक्टली मेरे पास फाइनल आंसर आ गया रजे z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यही लानी थी जी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया जी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में तो उसने वैसे ही आपको कह दिया हेंस फाइंड द वैल्यू। अब यहां पर हेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर, मैथ्स में भी इंग्लिश बिल्कुल। यहां पर एक इतना इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया बेटा उसने जिसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैं भी आपको समझाता हूं। हेंस, हेंस का मतलब जो प्रीवियस इक्वेशन आई है उसके रिजल्ट को यूज करते हुए निकालना है, डायरेक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं निकालनी। सर क्या मतलब? उसने तो कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, उसने फाइंड द वैल्यू नहीं कहा, हेंस फाइंड द वैल्यू का है। सर एक ही बात हो गई? नहीं जी एक बात नहीं है। कभी भी हेंस वर्ड आ जाए तो जो प्रीवियस इक्वेशन है उसको यूज करते हुए फिर आपने उसको फाइंड आउट करना है। अब जरा चेक करो जी क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करना है। हमारे पास वैल्यू है जी क्वेश्चन में z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो मैंने ये वैल्यू लिखी z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। मुझे वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी थी बेटा? मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जी 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 की। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी। इसकी वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट की जी जरा चेक करो। मेरे पास यहां से वैल्यू आ रही है z स्क्वायर इज इक्वल टू 4z माइनस 13, ये वैल्यू आ रही है जी। अब देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन को यूज कैसे किया। मैंने 4z अलग कर लिया बेटा, z स्क्वायर अलग कर लिया। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा मेरे पास z स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू थी 4z माइनस 13। अब जहां जहां पर मेरे पास z स्क्वायर था मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा 4z माइनस 13। अगली टर्म में भी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा 4z माइनस 13। क्लियर है जी? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जरा स्टेप चेक करो। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी बेटा। जब मैंने ब्रैकेट ओपन की मेरे पास वैल्यू आ गई 16z स्क्वायर 13 4 जा 52 52z। स्टेप चेक करो जी माइनस 12z माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 प्लस 169। जरा स्टेप चेक करो जी 16 एज इट इज। फिर दोबारा से z स्क्वायर आ गया जी। मैंने z स्क्वायर की वैल्यू डाल दी बेटा 4z माइनस 13। अब जरा स्टेप चेक करो माइनस 52z और माइनस 12z को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं बेटा माइनस 64z। जरा स्टेप चेक करो जी 39 प्लस 169 169 और 39 को बेटा मैंने ऐड कर दिया जी आपके लिए। ये ऐड करके दिखा रहा हूं बेटा मैं 169 प्लस 39 कम्स आउट टू बी 208। कॉन्सेप्ट क्लियर? वैल्यू आ गई जी मेरे पास प्लस 208। अब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया 16 4 जा 64z माइनस 16 इंटू 13। जैसे ही आपने 16 इंटू 13 किया जी आपके पास वैल्यू आ गई बेटा प्लस 20 माइनस 208 माइनस 64z एज इट इज
प्लस 208 एज इट इज। अब हमने स्टेप चेक किया, हमने देखा यार ये तो सारी वैल्यूज ही कट गई, 208 से माइनस 208 कट गया बेटा। ऐसे ही हमने स्टेप चेक किया जी, माइनस 64z से प्लस 64z कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जब हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 0। अगर मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू डालता z की तो मेरे पास कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता जी क्वेश्चन। क्लियर है जी? तो हेंस फाइंड की ये एडवांटेज होती है कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसी को यूज करके सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो बेटा। क्लियर है जी? 100%। आओ जी एक बार क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था जी z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। रिवाइज किया जाए, फर्स्ट पार्ट कहता है प्रूव करो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13। अब फर्स्ट पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप z की वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होती है कि डायरेक्टली निकाल ले बेटा। हमने देखा z स्क्वायर माइनस 4z चाहिए था तो हमने बेटा z माइनस 2 करके इज इक्वल टू माइनस 3i कर दिया और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी। डायरेक्टली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, कोई दिक्कत? फंडा क्लियर? अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए कहते हैं हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169। तो जहां जहां पर हमारी इक्वेशन में z स्क्वायर था हमने z स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए 4z माइनस 13 और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। जब हमने सिंप्लीफाई किया बेटा हमने देखा जी सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास कैंसिल आउट हो गई। फंडा क्लियर हो गया जी? 100%। आओ जी I move on to a special type quadratic equation। ये इसी का पार्ट है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में? आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फंडा समझा हुआ है बेटा। हमारे पास दो मेन मेथड थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक था जी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड था बेटा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड जिसको हम डी मेथड भी बोल देते थे। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे जी। और डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम क्या करते थे बेटा, डी मेथड में हम कॉन्सेप्ट बेस्ड काम करते थे बेटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें हम सबसे पहले तो d निकालते थे बेटा। d क्या था जी, b स्क्वायर माइनस 4ac। d निकालने के बाद हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे बेटा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये हमारे पास बेसिक मेथड था जी डी फाइंड आउट करने का। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रोल है जी, मैं वो डिफाइन कर रहा हूं। डी की वैल्यू कई बार हमने 10th क्लास में भी ऑब्जर्व किया था नेगेटिव आ जाती थी, तो वहां तो बेटा हम क्वेश्चन को एज इट इज एंड कर देते थे और लिख देते थे जी नो रूट्स। लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर डी की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है तो हम उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं जी मैं इसको सपोर्ट करने के लिए। लेट्स सपोज मेरे पास रूट में आ रहा है जी अंडर रूट ऑफ -49। तो आपने इसको कैसे ब्रेक करना है बेटा, रूट वाली टर्म को, इसको आपने लिखना है जी अंडर रूट ऑफ 49 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। अब रूट 49 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 7 लिख सकते हैं, और अंडर रूट ऑफ -1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आयोटा की सीरीज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब रूट 49 अगर नेगेटिव में भी आ जाए तो मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, आयोटा में बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेता हूं जी। सेकंड एग्जांपल लिया मैंने अंडर रूट ऑफ -64। अब आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो अंडर रूट ऑफ -64 क्या होगा? बिल्कुल सही, 8i। आया कैसे बेटा, 8i आया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ -64 को मैंने लिखा जी रूट 64 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। रूट 64 को मैं क्या लिख सकता हूं जी, 8
और अंडर रूट ऑफ -1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी 100%। अब हम देखते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं। क्वेश्चंस हैं जी हमारे पास, चेकआउट करो जी। सबसे पहली टाइप हम स्टार्ट कर रहे हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड। टाइप 1, फैक्टराइजेशन मेथड में हमें पता है जी कैसे आते हैं जी, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या है जी वो चेक करते हैं जरा क्वाड्रेटिक में। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, या कई बार सिंपली सॉल्व कह देता है बेटा। इक्वेशन है जी x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी, x² माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। हमने क्वेश्चन को लिखा बेटा x² माइनस 4x, 13 को ब्रेक करके लिख सकते हैं बेटा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सर ये ऐसा आपने क्यों किया बेटा? अगर मैं 13 के फैक्टर आपसे पूछूं तो क्या आप 13 के फैक्टर बना सकते हो इजीली? सर 1 और 13 ही आ रहे हैं, क्या बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है? नहीं सर, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही। तो बेटा इसको ब्रेक करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपने माइंड में सोचा क्यों ना हम इसको आइडेंटिटी से ब्रेक करें। मैंने 13 को लिखा बेटा 4 प्लस 9। अब मैंने आइडेंटिटी लगा दी बेटा, पहली 3 टर्म्स को यूज करके मैं कह सकता हूं बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू -9। फंडा क्लियर, कोई डाउट? अब मैंने दोनों साइड अंडर रूट ले लिया बेटा। जैसे ही मैंने दोनों साइड रूट लिया मेरे पास वैल्यू आ गई x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -9। जरा स्टेप चेक करो बेटा, x माइनस 2। अब अंडर रूट ऑफ -9 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? अंडर रूट ऑफ -9 को मैं लिख सकता हूं बेटा अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस -3 आयोटा। अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा जी? प्लस -3। और अंडर रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा बेटा? आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैंने देखा जी मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। फर्स्ट वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 आयोटा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 प्लस 3 आयोटा। ऐसे ही सेकेंड वैल्यू आ रही है जी मेरे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू -3 आयोटा। यहां से मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा x की 2 माइनस 3 आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर 100%। तो कई बार हमने देखा जी फैक्टराइजेशन भी डायरेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी हमें थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके क्वेश्चन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्प्लिट अप करना पड़ेगा। क्लैरिटी है जी? सेकेंड टाइप पे आते हैं जी फैक्टराइजेशन की। किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ बेटा हमें वो देखते हैं जी। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास x² माइनस √2 आयोटा इंटू x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी? मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है जी और फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का बेसिक फंडा क्या होता था? फर्स्ट और लास्ट टर्म के कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे जी, कोफिशिएंट्स को, जो वैल्यू आती थी उसके फैक्टर्स निकाल के मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते थे।
फैक्टर बना लिए बेटा, 2 into 2 into 3। अब मुझे इसको रूट की फॉर्म में स्प्लिट करना है। जैसे ही मैंने देखा जी इसको रूट की फॉर्म में स्प्लिट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 2 into 3 इंटू एक 2 को ब्रेक करके लिख सकता हूं बेटा √2 into √2। जैसे ही मैंने ब्रेक करके लिखा, एक फैक्टर आ गया मेरा 2√2, दूसरा फैक्टर आ रहा है बेटा मेरा 3√2। अब क्या 2√2 और 3√2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके -√2 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है सर, 3√2 -2√2। ठीक है जी। साइन किसका लगाना है बेटा? जो ओरिजिनल साइन होता है। चेक करो जी, जब मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट की मेरे पास वैल्यू आ गई जी x² -3√2 iota into x plus 2√2 iota into x plus 12 is equal to 0। जरा स्टेप चेक करना बेटा, अगर मैं x कॉमन ले लूं मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा x माइनस 3√2 आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? नेक्स्ट स्टेप चेक करो जी। अब मैंने 2√2 आयोटा x प्लस 12 में से चेकआउट किया जी क्या कॉमन आ सकता है। मैंने देखा 12 के मेरे फैक्टर्स आ रहे थे जिसमें 2√2 पूरा पूरा कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या किया बेटा 2√2 कॉमन ले लिया। जब मैंने 2√2 कॉमन लिया मेरे पास वैल्यू क्या बच रही है बेटा, चेक करो जरा। मेरे पास वैल्यू बच रही है जी x अब यहां पर आयोटा भी अगर हम कॉमन ले लें बेटा, जैसे ही हमने आयोटा कॉमन लिया, सर आयोटा कैसे कॉमन ले सकते हो बेटा, 12 को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूं आपके लिए इजी मोड में लाने के लिए। 12 को मैं लिख सकता हूं -12 आयोटा स्क्वायर। जरा कॉन्सेप्ट समझना, 12 को मैंने लिखा बेटा -12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या था? -1। तो जैसे ही मैं अब माइनस आयोटा कॉमन लूंगा आयोटा कॉमन आ जाएगा मेरे पास वैल्यू बच गई बेटा x माइनस 3√2 आयोटा इज इक्वल टू 0। मैंने इसलिए लिखा 12 को -12 आयोटा स्क्वायर क्योंकि मेरे पास कॉमन नहीं आ रही थी वैल्यू, तो मैंने उसको रीअरेंज किया अपने माइंड में और आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। जरा स्टेप चेक करो जी। दो फैक्टर्स आ गए बेटा मेरे पास। पहला फैक्टर आ गया जी x प्लस 2√2 आयोटा। सेकेंड फैक्टर आ गया बेटा x माइनस 3√2 आयोटा। जैसे ही दोनों फैक्टर्स को मैंने अलग अलग इक्वेट किया मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई बेटा x प्लस 2√2 आयोटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2√2 आयोटा। सेकेंड फैक्टर को बेटा 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू आ गई जी 3√2 आयोटा। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। जरा स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले हमने देखा जी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमने 12 के फैक्टर बनाए। जब 12 के फैक्टर बनाए बेटा तो वो फैक्टर मेरे पास आ रहे थे सिंप्लीफाई होके 3√2 और 2√2 की फॉर्म में। जैसे ही मैंने उसको स्प्लिट किया मैंने देखा जी फर्स्ट दो टर्म्स में से तो डायरेक्टली कॉमन आ रहा है, लेकिन सेकंड और थर्ड में से आयोटा की दिक्कत आ रही थी, तो मैंने वहीं पर थोड़ी सी एक ट्रिक का यूज किया, 12 को -12 आयोटा स्क्वायर लिख दिया, उससे मेरे पास आयोटा भी कॉमन आ गया। जैसे ही दो फैक्टर आ गए बेटा 0 से इक्वेट कर दिया जी, बेसिक क्वेश्चन बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट आई मूव ऑन टू नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 पे आते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट मेथड या डी मेथड। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा बेटा वो चेक करते हैं। क्वेश्चन है जी सॉल्व
√3x² minus √2x plus 3√3 is equal to 0. √3x² minus 2√x plus 3√3 is equal to 0. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया। जनरल इक्वेशन होती है जी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ही जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया, a आ गया बेटा जी √3, b की वैल्यू आ गई बेटा माइनस √2, c की वैल्यू आ गई बेटा पॉजिटिव में 3√3। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास वैल्यू आ रही है जी d की b² माइनस 4ac, b क्या था माइनस √2 का स्क्वायर माइनस 4a, c, ये वैल्यू आ गई बेटा। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास आंसर आ गया जी, माइनस का स्क्वायर करूंगा प्लस √2 का स्क्वायर किया बेटा 2 माइनस 4 3 12, √3 इंटू √3 3, वैल्यू आ गई बेटा 2 माइनस 36 कम्स आउट टू बी माइनस 34। तो मेरे पास d की वैल्यू क्या आ रही है बेटा नेगेटिव आ रही है। अगर 10th क्लास में होते तो जैसे ही हम d की वैल्यू नेगेटिव देखते थे, हम क्या लिख देते थे नो रूट्स और क्वेश्चन वहीं एंड हो जाएगा। अब 11th में जाके क्योंकि हमने आयोटा का कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो जो भी वैल्यू d की नेगेटिव आ रही है हम उसको आयोटा में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया जी, d आ रहा था मेरे पास माइनस 34, क्वेश्चन में बेटा जी a आ रहा था मेरे पास √3, b आ रहा था माइनस √2, a आ रहा था बेटा √3, b आ रहा था माइनस √2 और c आ रहा था बेटा 3√3। एक बार चेक कर लेते हैं जी। a था हमारे पास √3, b था बेटा हमारे पास माइनस √2 और c था बेटा 3√3। क्लियर है जी? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए x में। x की वैल्यू थी बेटा माइनस b प्लस माइनस √d होल अपॉन 2a। जैसे ही मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास वैल्यू आ रही है बेटा माइनस b माइनस ऑफ माइनस √2 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू है बेटा मेरे पास माइनस 34 अपॉन 2a। a क्वेश्चन में गिवन था बेटा जी मेरे पास √3। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो जी आगे स्टेप चेक करो जी। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास माइनस माइनस हो गया जी प्लस, प्लस माइनस, इसको √34 आयोटा लिख सकता हूं बेटा। कैसे? मैंने अभी आपको ब्रेक करके दिखाया था। माइनस √34 आयोटा को हमने अपने माइंड में लिखा माइनस आयोटा, -1 अंडर रूट में वो आयोटा बन गया और अंडर रूट ऑफ 34 मैंने एज इट इज रहने दिया बेटा। होल अपॉन वैल्यू आ रही है जी 2√3। अब हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया जी। फाइनल आंसर आ गया हमारे पास √2 प्लस √34 आयोटा अपॉन 2√3, √2 माइनस √34 आयोटा अपॉन 2√3। आप क्या कर सकते हो जी, ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्लिट करके √34 को √2 इंटू √17 लिख सकते हो बेटा। रैशनलाइज करना चाहो डिनोमिनेटर में, रैशनलाइज भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी 100%। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं बेटा डी वाले मेथड से ही, जिसमें अपॉन में कई बार टर्म दी होती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आ जाता है जी सॉल्व x² प्लस x प्लस 1/√2
इज इक्वल टू 0। क्लियर है जी? इंपॉर्टेंट टाइप है, एनसीईआरटी में भी है। कॉन्सेप्ट इसका कैसे यूज करना है, इसको डायरेक्ट कंपेयर कभी नहीं करना ए बी और सी से। सबसे पहले कभी भी अपॉन में डिनोमिनेटर में कभी टर्म आ जाए कांस्टेंट की, सबसे पहला गोल्डन रूल क्या कहता है जी? गोल्डन रूल कहता है आपको उसको रिकन्वर्ट करना है एलसीएम लेके। हमने क्या किया बेटा, जैसी एलसीएम लिया वैल्यू आ गई जी √2, क्वेश्चन रिकन्वर्ट होके बन गया बेटा √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। √2 मैंने शिफ्ट कर दिया बेटा 0 के साथ, मेरे पास वैल्यू आ गई जी सिंप्लीफाइड फॉर्म में √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जरा स्टेप चेक करना जी, मैंने कंपेयर किया इसको अपनी जनरल इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने कंपेयर किया जी, मैं वैल्यू लिख सकता हूं कि a की वैल्यू मेरे पास बेटा √2 आ रही है, b की वैल्यू भी √2 आ रही है और c की वैल्यू 1 आ रही है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब इसी चीज को मैंने d में लगा दिया बेटा। d की वैल्यू क्या होती है जी मेरे पास? d का फॉर्मूला है जी मेरे पास b² माइनस 4ac। जब मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जी d में, b² √2 का स्क्वायर माइनस 4ac, मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा 2 माइनस 4√2। कोई दिक्कत? 100% क्लियर। अब इसी को मैंने आगे सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस 4√2 को अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मैं कह सकता हूं बेटा 4√2 माइनस 2। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैंने 2 को भी बेटा ब्रेक कर दिया, 2 को ब्रेक करके मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं 2 बार। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? एक √2 कॉमन आ गया बेटा, इसका मतलब क्वेश्चन रिड्यूस होके रह गया मेरे पास 4 माइनस √2। ये आ गई जी मेरे पास वैल्यू d की। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है जी? x फाइंड आउट करना है। x क्या होता है बेटा हमारे पास? x होता है जी -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -b, मेरे पास क्वेश्चन में b चल रहा था बेटा √2, a भी √2 और c 1, √2 और 1। a था बेटा √2, b था बेटा √2 और c था बेटा 1। मैंने जैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास -b माइनस √2 आ रहा है जी, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू आ रही है जी -√2 ब्रैकेट में 4 माइनस √2 अपॉन 2a, 2a आ रहा है जी 2√2। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? 100%। अब आप जरा स्टेप चेक करो, मैंने देखा जी मेरे पास न्यूमरेटर में √2 कॉमन आ रहा है, जैसे ही मैंने √2 कॉमन लिया मेरे पास वैल्यू बच गई बेटा -1 प्लस माइनस। जब मैंने √2 कॉमन लिया, स्टेप चेक करो जी, जब मैंने √2 कॉमन लिया, या मैं 2 ही कॉमन ले सकते हैं, पूरा 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और भी इजी हो जाएगा जी। हमने क्या किया, इसको एज इट इज रखा बेटा, माइनस साइन, यहीं पे एक √2 और कॉमन ले लेते हैं। जब √2 कॉमन लेंगे तो वो 2 बन जाएगा, ये √2, 4 में से मैं √2 कॉमन ले सकता हूं जी, 2 √2 बच जाएगा, √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, 2 बार आके यहां √2 बन गया। इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले लेंगे, एज इट इज लिख लेते हैं बेटा। स्टेप चेक करो जी, अब ये मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, -1 तो एज इट इज आ रहा था, ब्रैकेट में क्या बच गया, अगर मैंने √2 कॉमन लिया तो मेरे पास 2 √2 बच गया, -1। कॉन्सेप्ट क्लियर? होल अपॉन 2 √2।
अब मैंने देखा जी अगर मैं √2 कॉमन लूं तो मेरे पास वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। जरा स्टेप चेक करो जी, मेरे पास वैल्यू आ रही है जी -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 2√2 -1 आयोटा होल अपॉन 2। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी 100%। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने जो रूट में टर्म आ रही थी, मैंने जैसे ही देखा नीचे √2 है, मैंने उसी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ब्रेक करके 2 कॉमन लेके √2 बना के बेटा कैंसिल आउट कर दिया। और अंडर रूट ऑफ -1 को क्या लिख लिया मैंने, आयोटा की फॉर्म में। अब इसको 2 बार स्प्लिट करके फाइनल आंसर यही छोड़ देंगे जी। कॉन्सेप्ट क्लियर। हमने देखा जी कभी भी डिवीजन में क्वेश्चन आ जाए तो हमारा रूल क्या कहता था, सबसे पहला रूल कहता था जी उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेके जब आपने उसको कन्वर्ट किया जीरो के साथ मिलके वो जीरो हो गया, एक नॉर्मल इक्वेशन आ गई। उस नॉर्मल इक्वेशन को आपने कंपेयर किया अपनी जनरल इक्वेशन से, तो ए बी और सी की वैल्यू आ रही है। ए बी और सी को सॉल्व किया तो मेरे पास डी आ रहा था बेटा 2 - 4√2। मैंने इस डी की वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट की बेटा। फॉर्मूला था मेरे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। उसके बाद मैंने जैसे ही कॉमन लिया जी मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है जी 100%, कोई डाउट? तो आज वाले लेक्चर में बेटा हमने क्या ऑब्जर्व किया, आज वाले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए, प्लस आज वाले लेक्चर में ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी फंडा डिस्कस कर लिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने 2 टाइप डिस्कस की बेटा। पहली थी हमारी फैक्टराइजेशन और सेकंड टाइप थी हमारी डी मेथड। क्लियर है जी? तो आज वाले लेक्चर को आप ध्यान से रिवाइज करेंगे बेटा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।